ओके बच्चों, सुनते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या एग्जैक्टली पढ़ना होता है और कितनी फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है। सबसे पहले, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज रिलेवेंट डायरेक्टली विद द फंक्शनिंग ऑफ सेल। कोई सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है उससे रिलेटेड है फिजियोलॉजिकल सिस्टम। वो सेल्फ फंक्शन जो करती है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। देयरफॉर सेल इज अ लिविंग बिकॉज नो द लिविंग इज देयर, नो द लिविंग इज देयर जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, एंड नो द नॉन लिविंग इज देयर जिसमें मेटाबॉलिज्म हो। Therefore, metabolism is a characteristic feature or defining property of a living system. Since we are dealing with human beings, तो हम डेफिनेटली लिविंग बींग्स हैं और इसमें मेटाबॉलिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं ओवरऑल उसको कलेक्टिवली टुगेदर इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। कौन कौन सी फिजियोलॉजीज पढ़नी है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है डाइजेशन। नंबर 2 आपको पढ़ना है, समझते हुए चलते हैं। अजीब सी स्थिति है दोस्तों, समझना बहुत मजा आएगा कंसेप्ट पकड़ने में। नहीं पकड़ में आया तो जस्ट रेज योर हैंड कि डू यू नो कि हमें केवल और केवल 3 ही सब्सटेंस एनर्जी दे सकते हैं। डॉक्टर भंडारी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मम्मी के किचन का फ्यूल क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी कि व्हाट इज द फ्यूल इन देयर किचन? LPG. एलपीजी। वेरी नाइस। कौन बोला? स्पंदन. स्पंदन। Sir, it also can be CNG, right? सीएनजी? किचन में कब से सीएनजी लगने लगा? सर इधर पुणे में है हमारे पास CNG। किचन में? या अच्छा ठीक है, ओके। सो एज यू टोल्ड मी कि मम्मी के किचन का फ्यूल है एलपीजी। डू यू नो व्हाट इज द फ्यूल ऑफ आवर किचन? This is- Lipid, proteins and carbohydrates. परफेक्ट, दिस इज एलपीसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मी के किचन का फ्यूल है एलपीजी, हमारे किचन का फ्यूल है एलपीसी, दैट इज लिपिड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो लिपिड प्रोटीन, कितना याद रखना आसान है, एलपीजी और एलपीसी। यकीन मानिए दोस्तों, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा नो द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन नेचर दैट कैन प्रोवाइड यू एनर्जी बाय एनी मींस। आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकती। यदि मिल सकती हो तो मुझे बताइए कि सर मैंने तो बिना लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी एनर्जी गेन की है। एनीवन? इफ यस देन टेल मी। नो सर। नो नॉट एट ऑल, बिकॉज होता ही नहीं डॉक्टर गायधनी, होता ही नहीं। लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द 3 बेसिक सोर्सेस, बेसिक बायोमोलिक्यूल्स। क्यों बायोमोलिक्यूल पढ़ाए, आप समझ में आएगा आपको। यही 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको एनर्जी दे सकते हैं। फिर भैया विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, वाटर क्या है, क्या ये हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं दोस्त, नहीं दे रहे हैं। एनर्जी देने वाले केवल 3 सब्सटेंस, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बट यार इन तीनों में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, एनर्जी रिलीज करवाने के लिए वी डू रिक्वायर्ड विटामिन्स, we do require minerals, we do require some metals. That means ये तीनों के अलावा कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, ओनली द एनर्जी सोर्स। अंडरस्टूड? लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है यार? इन तीनों के अलावा कोई एनर्जी सोर्स नहीं, और ये तीनों बॉडी में एब्जॉर्ब हो नहीं सकते। ये तीनों के अलावा कोई एनर्जी सोर्स नहीं, और आप खाओ तो बॉडी में तीनों एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। अजीब सी कंसेप्ट है। ग्लोरी, बात आ रही है पकड़ में धीरे धीरे? यस सर। ओके प्रवीण भाई, प्रवीण
Swaraj, you are getting my words? Swaraj, Praveen, you are getting my words? Yes, sir. तो हाँ या ना तो बोलो, कहाँ चले जाते हो बेटा? उठ के कहीं इधर उधर काम मत करो, फोकस करो पढ़ाई पर। पांडे जी, प्रवीण, आर यू देयर? गायब है प्रवीण साहब। एनीवेज, ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि ये जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, इनके अलावा आप कुछ ले नहीं सकते एज एनर्जी सोर्स। ये तीनों बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसीलिए तो एक प्रोसेस दी गई है। दिस इज व्हाट? डाइजेशन। व्हेन यू ईट लिपिड, मैंने घी तेल खाया तो मैं उसे चबाऊंगा, च्यू करूंगा, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, स्टमक का HCl निकलेगा, डाइजेशन होगा और लिपिड विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब याद आया मैंने बायोमोलिक्यूल क्यों पढ़ाया? ये कन्वर्ट हो गया इसके छोटे मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन किसमें टूटेगा? एनीवन? अमीनो एसिड। क्या बात है, वेरी ग्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? ग्लूकोज। वेरी नाइस बच्चों। ये इसीलिए तो डाइजेशन की प्रोसेस दी गई है ना। ये तीनों के अलावा कुछ खा नहीं सकते, ओनली द एनर्जी सोर्स, LPC, बॉडी का फ्यूल। ये तीनों के अलावा कुछ खा नहीं सकते और ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो क्या किया जाए? इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ दिया जाए ना जो कि उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। इज इट? सूरज भाई, सूरज भाई सुन रहे हैं? यस सर। परफेक्ट। तो इसको मैंने तोड़ दिया और पहली फिजियोलॉजी हुई कौन सी? डाइजेशन। अब फिर एक समस्या यार, वन मोर चैलेंज। सी कंसेप्ट पकड़ी आप? वन मोर चैलेंज। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये चारों एब्जॉर्ब तो हो रहे हैं लेकिन ये स्टोर नहीं हो सकते। ये चारों एब्जॉर्ब तो हो रहे हैं लेकिन स्टोर नहीं हो सकते। फिर तो कहानी ऐसी हुई कि ग्लूकॉन डी पानी पिया, 4 कदम चले, फिर ग्लूकॉन डी पिया, फिर 4 कदम चले, स्टोर ही नहीं हो रहा है ना। खा रहे हो यूज हो रहा है, खा रहे हो यूज हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो भैया चारों मिलकर एक स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोजन। इसीलिए कहते हैं एनिमल स्टार्च। क्या है? ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट के पास स्टार्च होता है वैसे एनिमल के पास क्या है? ग्लाइकोजन। ये जो डोले शोले बनाए जाते हैं, स्टोर किया जाता है, तो क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। परफेक्ट। जब भी जरूरत पड़े दोस्तों, जब भी जरूरत पड़ेगी वो ग्लाइकोजन टूट जाएगा ग्लूकोज में। स्टोरेज है ना भाई। पापा ने किराना लाया, पापा ने जो किराना लाया एक्सिस में ले आया। मम्मी ने कहते 2 किलो चावल, पापा ले आए 10 किलो चावल। तो यार 10 किलो पूरा थोड़ी एक्सपोज कर दिया जाएगा। मम्मी उसको उठा के डब्बे में रख देगी एज ए ग्लाइकोजन। जब जरूरत पड़ी उसमें से 2-4 किलो निकाला, यूज कर लिया। जब जरूरत पड़ी 2-4 किलो निकाला, यूज कर लिया। तो दैट इज व्हाट? स्टोरेज फॉर्म। सो कॉल्ड एज व्हाट? एनिमल स्टार्च। सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। चलिए, परफेक्ट। लेकिन यार फिर एक समस्या, हाउ मेनी चैलेंजेस आर देयर? इतना आसान भी नहीं है दोस्त फिजियोलॉजिकल। एक चैलेंज ये आ गया, ये ग्लूकोज अमीनो एसिड मान लेते हैं जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन टूट भी गया ग्लूकोज, ये एनर्जी कैसे देगा? क्यों ऐसा होता है कि पेशेंट को एडमिट करते से ही वीकनेस यदि है तो उसको सलाइन का बॉटल दे दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि थोड़ा सा ग्लूकोन डी लेते से हमें फ्रेश लगने लगता है? यानी ग्लूकोज बॉडी में जाकर एनर्जी दे रहा होगा। डॉक्टर सिन्नरकर, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। डॉक्टर मुग्धा, अग्री मेरी बात से? यस सर। डॉक्टर आदित्य पाटिल, आदित्य शेवाले, अनीश पाटिल, सहमत है मेरी बात से? यस सर।
ये भी तो हो सकता है ना दोस्त, ये भी तो हो सकता है कि वो जो पेशेंट आया है उसको सलाइन का बॉटल लगाने के बजाय घी का बॉटल क्यों नहीं लगा दिया जाता? घी तो ज्यादा एनर्जी देता है, घी तो फैट्स है, अच्छी खासी एनर्जी देगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सूरज भाई? यस सर। प्रवीण भाई मेरी बात समझ में आई? लारण्या, सृजन, यस सर। यस सर। सानिका, पूरव, पूरव भाई क्या लगता है आपको? Yes, घी sir. की बोतल लगा दी जाए तो क्या ही समस्या है? नहीं sir, because ghee cannot digest easily. इजीली मतलब रेडियली? अरे भाई वो जो पेशेंट मरने पे आ गया है उसको घी की बोतल लगाओगे, घी चढ़ाओगे, वो कब घी डाइजेस्ट होगा है? और घी ब्लड डाइजेस्ट होगा कैसे? हो तो ब्लड में घी कैसे जाएगा यार? अपने को तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो हम एक टूटी हुई यूनिट ग्लूकोज की चढ़ा देते हैं जो सीधे एब्जॉर्ब भी तो होना है ब्लड में, यस और नो? Yes. और रेडियली एब्जॉर्ब हो जाना है। लेकिन ग्लूकोज जाकर करेगा क्या? ग्लूकोज जाकर बर्न होगा और बर्निंग के बाद आपको देगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, यानी एनर्जी सोर्स, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां एटीपी स्टोर करवा देगा। तो वो टूटेगा कैसे? वो जलेगा कैसे? जलने के लिए बर्नर भी तो चाहिए, और वो बर्नर यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलता नहीं, ऑक्सीजन जलाता है। परफेक्ट। तो वो ऑक्सीजन आएगी कहां से? रेस्पिरेशन। Respiration. ब्रीथिंग। दूसरी प्रोसेस दैट इज ब्रीदिंग। इसीलिए तो बाबा रामदेव कहते हैं खाओ जितना भी लेकिन सांस जरूर लो। इज इट? क्योंकि बहुत सारा खा भी लिया, नाक बंद रही, क्या बर्नर मिलेगा उसको फ्यूल को? और जब बर्नर को फ्यूल को बर्नर ही नहीं मिलेगा तो जलेगा कैसे? अग्री दोस्तों? यस सर। यस सर। हाँ, परी पाटिल, उत्कर्षा माली, तनुजा, अंडरस्टूड? यस सर। तन्मय, वैष्णवी, कांचन, यस सर। यस सर। परफेक्ट। फिर एक समस्या, भाई मैंने ले ली सांस, चलो ब्रीदिंग कर ली मैंने, छोड़ भी दी मैंने, अग्री, भैया वो टिश्यू तक पहुंचाओगे कैसे? टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाओगे कैसे? इसके थ्रू, किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन। सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन। परफेक्ट। तो तीसरी फिजियोलॉजी क्या हुई बंजारा जी? सर्कुलेशन। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए मान भी दिया भाई, आपने ऑक्सीजन से लेकर आपने अपने फ्यूल को बर्न भी कर लिया, एलपीसी को बर्न भी कर लिया, एनर्जी भी बना ली। भाई एक्सेस ऑफ वाटर बचा, वो कहां से निकालोगे? एक्सेस ऑफ वाटर Excretion. एक्सक्रीशन। परफेक्ट। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पूर्व भाई, बात को समझना, अच्छी तेज बारिश हो रही हो, घनघोर बादल छाए हो, अंधेरा हो गया हो, रात को 1-1:30 बज गया हो कहीं से लौटने में, डॉक्टर पूरव अकेले आ रहे हैं किसी पेशेंट को देखकर मुंबई से नासिक की तरफ, कार चला रहे हैं, अचानक डॉक्टर पूरव के सामने एक सफेद साड़ी में कोई महिला आकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर पूरव सोच पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं आप? हाँ सर. तो क्या स्थिति होगी? पसीने छूट जाएंगे थोड़ी देर में, तो एम आई राइट? Yes sir. और हार्ट बीट बढ़ चुकी होगी, एम आई राइट? Yes sir. और यकीन मानिए दोस्तों का, यदि छोटा बच्चा साथ में बैठा हो ना गाड़ी में, तो छोटा बच्चा तो यूरिन भी रिलीज कर दे, एम आई राइट? यस सर। Yes sir. यस सर। यार क्योंकि वो जरूरी था। अब समझिए बात को, वो यदि यूरिन छोटा बच्चा रिलीज नहीं करता, डॉक्टर पूरव अपने पसीने नहीं पोंछते, तो तकलीफ हो जाती, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था और उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, प्रेशर को एग्जर्ट करना, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो यूरिन रिलीज कर दी। डॉक्टर पूरव तो समझदार और मैच्योर्ड थे, सारे स्फिंक्टर डेवलप हो चुके थे, इसलिए स्वेट आउट कर दिया।
लेकिन सिंक्रोनाइज किया नहीं तो हार्ट बीट बढ़ जाती और यूरिन नहीं निकलती, स्वेटिंग नहीं होती, तो गड़बड़ हो सकती थी, हार्ट फेल हो जाता। सही कह रहा हूं दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर Yes. डॉक्टर गुंजन Yes, पाटिल, sir. डॉक्टर गुंजन पाटिल बात समझे कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं ब्रेन को भी काम करना है। Am I right? यस सर yes sir. भाई ऐसा ना हो कि दोस्तों के साथ थिएटर में मूवी देखने बैठे हो, अचानक से प्रेशर आ जाए कि अब तो फ्रेश होने जाना है और समझ ही ना पड़े, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बराबर? तो ब्रेन रेगुलेट कर सकता है, ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। एम आई राइट? यस Yes, sir. कहीं ना कहीं इस पूरी फिजियोलॉजी का रेगुलेशन जिसके पास होगा वो कौन सा सिस्टम? Nervous system. Nervous system. Nervous system. परफेक्ट। और इसी नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मैंने बताया, घबराहट में तुरंत बिहेवियरल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेशन हुआ इपिनेफ्रिन का, Endocrine system. यस इपिनेफ्रिन का, एड्रेनालिन का, और उसने भैया आपका बीपी कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कौन सा सिस्टम? Called इंडोक्राइन सिस्टम endocrine. Endocrine. और एक बीच में सिस्टम मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इतनी मसल्स को आपसे बोलते समय आंखों को ऊपर करके, मुस्कुरा के, हाथों की उंगलियों को घुमाकर इतनी मूवमेंट करता हूं, तो ये मूवमेंट करने वाली मसल्स भी तो पढ़नी पड़ेंगी ना। Muscular system. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये 7 फिजियोलॉजी दोस्तों अपने को पढ़नी है। कनेक्शन समझ में आया क्या सबका? Yes sir. Yes, sir. Yes, डॉक्टर योगेश चौहान, डॉक्टर वैष्णवी, Yes, sir. यस लारण्या मैडम, Yes, sir. श्रेयस पैठणे साहेब, अलग अलग शब्द। यस सर ओके परफेक्ट। डॉक्टर वर्गेस। यस सर तो बच्चों अब एक एक सिस्टम को मैं समझाता चलूं, तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है डाइजेशन, लेकिन आपको साथ में यह भी बताना मैं नहीं भूलूंगा कि जितने भी सिस्टम आप पढ़ें उन सबको पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा यार। सीक्वेंस इन द सेंस किन एस्पेक्ट्स पे पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों मैं यदि भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा कि सर पहले आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताना है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड, सर पहले इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कैसा है, लोअर वर्टिब्रेट्स में कैसा है, फिर हम में कैसा हुआ, किसकी इंटेस्टाइन बड़ी है, किसकी इंटेस्टाइन छोटी है। वैसे लॉजिकल एक बात पूछूं तो क्या लगता है, जो फ्लैश ईटर है या जो मांस भक्षी करने वाले, ओमनीवोरस या जो फ्लैश कार्निवोरस है, ईटर है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है और जो हर्बीवरस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। भाई ऐसा क्यों? Because Because cellulose is herbivores hard to usually- digest. and they need बात more है। time to Very digest nice. the वेरी cellulose. नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा बच्चों। ऐसे इंटरेक्शन हो तो मजा आता है मुझे भी पढ़ाने। इवोल्यूशनरी ट्रेंड में हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। सेलुलोज डाइजेशन में समय लगता है इसलिए वो ज्यादा लेंदी दी गई है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। दूसरा मैं आपको बताऊंगा उसका कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जैसे जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाऊंगा यार, एलिमेंट्री कैनाल। फिर तीसरा मतलब ये पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट, ये पूरा हुआ स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा उसका मैकेनिज्म यानी एक्चुअल फिजियोलॉजी। मैकेनिज्म यानी एक्चुअल फिजियोलॉजी, ये उसमें पढ़ेंगे अपन। और जब ये पढ़ लें फिजियोलॉजी तो अपन पढ़ेंगे यार रेगुलेशन। हार्ट बीट हो रही है तो कैसे, आपने खाना एक बार खा लिया फिर लगा यार गलती से किसी और का टिफिन खा गया, अब वो डाइजेस्ट ना हो, कपड़ा बांधू पेट पर, कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्मूथ मसल है, वो तो काम करती ही रहेगी। यस, तो उसका रेगुलेशन क्या है,
मैं सांस ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं क्या एक्चुअली? बोलो। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या बच्चों? नो। No. No, sir. मैं ज्यादा कंट्रोल किया तो मैं अनकंट्रोल्ड हो जाऊंगा, है ना? हाँ सर। उसको थोड़ी देर तो रोका जा सकता है, किया जा सकता है ड्यूरिंग प्राणायाम और ड्यूरिंग योगाभ्यास, बट यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग, अदरवाइज नो डिले विल बी देयर, परमानेंट काम खत्म हो जाएगा। तो उसका रेगुलेशन मेडुला ऑब्लांगेटा से होता रहता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो रेगुलेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 5th नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसऑर्डर्स। जैसे कि कोविड के केस में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? टेल मी। लंग्स। Lungs. Respiratory. Lungs. देखा जाता है ट्रैकिया है क्या, ट्रैकिया गड़बड़ हुआ है क्या, लंग्स गड़बड़ हो गए हैं क्या, क्या किया जा सकता है, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, ये सारे डिसऑर्डर्स पहले हमें देखें, क्योंकि इसका करेक्शन तो आप एमबीबीएस में करोगे। इतनी पॉइंट्स पर मैंने आपको हर फिजियोलॉजी पढ़ाना है दोस्तों। प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दिस। आई एम ऑल्सो शेयरिंग द इमेज। Just a minute, wait, I'm sharing the image. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों वन बाय वन हम चलते हैं तो आपको मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट विद डाइजेशन। परफेक्ट। ये टेस्ट पेपर में नहीं आने वाला है। टेस्ट पेपर में केवल 2 चीजें आ रही, कौन कौन सी? लिविंग वर्ल्ड और Living world बायोमोलिक्यूल। and World and biomolecules. biomolecules. लिविंग वर्ल्ड एंड बायोमॉल। परफेक्ट। ये तो एडिशनल अपने को आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये कवर होगा कौन से टेस्ट में? 27th of 27. June। परफेक्ट। चलिए, शुड वी स्टार्ट विद डाइजेशन? Yes, sir. Yes, sir. अभी बज रहा है बच्चों 8, तो अभी तो क्या ही स्टार्ट कर पाऊंगा मैं डाइजेशन। एनीवे, इसको स्टार्ट करने के बजाय नया कुछ मैं स्टार्ट करूं, उससे बेटर है कि मैं आप लोगों से चर्चा ही बस वो कर लूं। किसी को भी आज के सेशन में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो तो बताओ। स्वराज पांडे और जितने भी नए बच्चे आए पहले तो वो बताएं, आज थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। दिनेश शिंदे, आज आपका भी पहला दिन है? यस सर। ओके, दिनेश शिंदे आपका फर्स्ट डे है। और किसका फर्स्ट डे है आज? यस सर। और किसका फर्स्ट डे है? चलिए कोई बात नहीं। किसी को बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई डाउट? Sir, can you please explain the effect of competitive and non-competitive inhibitor on Km and Vmax? बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं। मैं इसे मिटाता हूं, मैंने इमेज शेयर कर दी है, क्योंकि बच्चों नया चैप्टर में चाहता हूं कि बढ़िया से स्टार्ट में करूं डाइजेशन, तो कम से कम आधा घंटा तो मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन में लगने वाला है। देखिए, इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर आपने मुझसे पूछा, जिसको समझ में आया वो बोलता जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर क्या ले लूं मैं? Substrate. और यहां पर क्या ले लूं मैं? वेलोसिटी। Velocity. परफेक्ट। और इसके बाद एक ग्राफ मैंने बना दिया कुछ इस तरह से, सही बनाया मैंने? Yes sir. परफेक्ट।
ये जो मैंने वी मैक्स बनाया इसमें मुझे पता है इसे मैं क्या कहता हूं, half Vmax. Km half Vmax. Km हाफ वी मैक्स। अब देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन एमए बैच ने गलत किया, बिल्कुल सा ट्रिकी सा आ गया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि Km इज इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स। ये सही है कि गलत? It's true, sir. According to Nicholas maintain. बस यही गड़बड़ हो गई वेदांत भाई, यही गलती उन्होंने कर दी। इसलिए कहते हैं चीजों को समझो, आउट ऑफ बॉक्स कोशिश किया करो। Yes, sir. दोस्त, Km is not Vmax. Km is that concentration of substrate at which the rate is equals to half Vmax. अरे भाई, Km Okay, कौन sir. से एक्सिस पर है X axis. X axis, और वेलोसिटी किस एक्सिस पर है? Y, Y axis. तो कैसे दो एक्सिस बराबर हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? No, sir. no, So Km is that concentration of substrate at which the rate is equals to Vmax. Velocity is equals to 1/2 Vmax. It is not Km. Km तो substrate का concentration, और substrate का concentration half Vmax कैसे होगा यार? Substrate के concentration पर half Vmax होगा। Okay, sir. आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग मुझसे सवाल पूछा कि सर कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा मैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में E प्लस एस रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स व्हाट? बोलिए। ES complex, EX complex. एंड इट फॉर्म्स व्हाट? प्रोडक्ट प्लस Enzyme. एंजाइम। एक्टिव साइट किस पर होती हैं? enzyme, Enzyme. तो यहां पर जुड़ता है इनहिबिटर जो कि मॉलिक्यूलर एनालॉग है, दिखने में किसके जैसा है? substrate, Substrate. सबस्ट्रेट। तो एंजाइम हो जाता है कंफ्यूज, और एंजाइम जुड़ने लगता है किससे? inhibitor, Inhibitor. इनहिबिटर से, और ये बना देते हैं दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं EI कॉम्प्लेक्स। बराबर? Yes, sir. तो इसका मतलब डॉक्टर पैटर्ने कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों के मॉलिक्यूल कंपटीशन करते हैं कि उससे तुम जुड़ोगे या मैं जुड़ूंगा। इन दोनों के बीच में होने लगता है कंपटीशन, इसलिए ऐसे इनहिबिशन को क्या कहते हैं? competitive, competitive inhibition. और इसके चलते इतना कंपटीशन हो जाता है कि इसके चलते जो Km यहां पर अचीव हो जाना चाहिए था, हाफ तक पहुंच जाना चाहिए था, वो यहां जाके हाफ पर पहुंचता है यार। तो Km क्या हो जाता है? इंक्रीज। Increase. Km क्या हो जाता है? इंक्रीज। अग्री? Sir. ओके। enzyme, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव क्या कहता है यार? कि तुम जुड़ तुम जाओ। एक्टिव साइट्स ले लो लेकिन मैं तुम्हारे ES कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाऊंगा। यस, तुम इधर जुड़ जाओ, मुझे कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन मैं जुड़ूंगा तुमसे यहां पर और देखता हूं कि तुम आगे कैसे बढ़ते हो। मैं तुम्हारे और बीच, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में आ जाऊंगा और एक कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, EIS कॉम्प्लेक्स। अग्री? Yes, sir. Complete. तुम प्रोडक्ट तब भी नहीं बना पाओगे। तो चूंकि मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? non-competitive inhibitor, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और फिर उसको मतलब ही क्या है Km से? तो इसके केस में Km को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। No, sir. Km को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपीट नहीं कर रहा है, लेकिन इनहिबिट तो कर रहा है। तो जो V मैक्सिमम यहां पे आने वाला था वो V मैक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल V मैक्स क्या हो जाएगा? ओवरऑल V मैक्स Unaffected. Decrease. डिक्रीजेस। Oh, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो ये बच्चों बस बात मैंने आपको बताई इन जनरल
मैं नेक्स्ट से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा डाइजेशन का पार्ट पढ़ के रखें, ताकि पढ़ने के बाद जब मैं आपको डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आए। अग्री? Yes, sir. I agree. परफेक्ट। दोस्तों, जो नए बच्चे थे, आज थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया क्या फिजियोलॉजी वाला पार्ट? Yes, sir. आज के पार्ट में सारा रिव्यू और रिवीजन कंप्लीट हुआ मेरा बायोमोलिक्यूल का, और ये कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे इसका पार्ट। अब मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज डाइजेशन, और सारी फिजियोलॉजी एक साथ पढ़ेंगे अपन। कम से कम 1.5 महीना 2 महीना फिजियोलॉजी चलेगी, आराम आराम से समझेंगे, पूरा सिस्टम समझेंगे मजे से। बस आपको करना क्या है दोस्तों, अब कंसेप्चुअल पार्ट आ रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ के रखिए, और जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसको उस दिन रिवाइज जरूर करें। दोस्तों, वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं मैं कि आप एक क्लास अटेंड करें, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का वीडियो भी देखें, तो 3 घंटे तो एक ही सब्जेक्ट में चलेगी। वीडियो तो सेफर साइड है, कुछ छूट जाए तो देखना है, अदरवाइज हमें वीडियो देखना नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमें पूरा फोकस क्लास पे करना है, और यकीन मानिए मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा है। मेरी बातों को समझते रहिए, सुनते रहिए। एक रजिस्टर अलग कर लीजिए और बढ़िया से उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट, और पहली फिजियोलॉजिकल सिस्टम होगा कौन सा? Digestion. 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 Wish you all the best. See you in the very next class with a proper NCERT reading of digestion, right? Yes, sir. Yes, sir. चलिए। Sir, Should 10 I- का भी थोड़ा रिवाइज कर लो क्या, डाइजेशन का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने को ऊपर का सोचना है वेदांत भाई, नीचे नहीं जाना है। या ओके 11th की रीडिंग मारिए ना, उसमें तो बहुत सारे नए कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं। ओके सर। डन? परफेक्ट। यस सर, बस फाइन। study should be based on concept, not based on learning. Agree? यस सर, कंप्लीटली Yes, एग्री। और 1 या 2 दिन में एक पीटीएम भी मैं लूंगा, ताकि आपको टेस्ट पेपर के बारे में बता सकूं और अच्छे से समझा सकूं। डन? ओके सर। यस सर। चलिए, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. all the best. Should I close the session? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. गार्गी, समझ में आया बेटा सारा? Yes, sir. Perfect बेटा। All the best. See you in the very next class. Goodbye, sir. Thank you, sir. Thank Good you, night. sir. Take care. थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Good Thank you, night. sir. Good night, everyone. गुड नाइट सर, स्लीप